अरे भोजन और बीवी, ये क्या बात हुई? पर सोचिए तो, बात यही है और बिल्कुल सही है, दूसरी कोई बात नहीं है। कैसे? देखिए। यार क्या बात है, भाभी जी खाना बहुत अच्छा बना लेती है। किस्मत वाला है तू। अच्छा, खाना बना लेने से मैं कैसे किस्मत वाला हो गया यार? कभी घर आकर मिलूं उससे पता चल जाएगा कितना किस्मत वाला हूं मैं। दरअसल रवि की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ उसके माता पिता ने कर दी थी। शहर का हैंडसम रवि और साधना गांव की देहाती पूरी गंवार घर पर। अरे यार, ये तुम क्या कर रही हो? और सर पर ये पल्ला क्यों रखा है? मुंह दिख ही नहीं रहा है तुम्हारा तो। वो क्या है ना, माताजी बोली है कि शादी के बाद किसी को मुंह नहीं दिखाना। हाँ। अरे यार, शहर है ये, प्लीज ये गांव का रहन सहन छोड़ दो। वैसे तुम ये लकड़ी और मिट्टी से क्या कर रही हो? वो क्या है ना, ये जो गैस सिलेंडर है ना, उसमें बना खाना हमको अच्छा नहीं लगता जी। गैस बन जाती है ना पेट में, तो मैं ये चूल्हे पे खाना बना लूँगी, बनाने दीजिए ना जी। पति क्या कहता, बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल जाता है। न जाने माने क्या देखकर शादी कर दी। यहाँ हुक्का बार में लड़कियाँ यूं यूं हुक्का फूंकती है छोटे कपड़े पहनकर, वहीं ये गंवार सारा दिन चूल्हे पर फूं फूं करती रहती है। मैं तो कोई अच्छा सा दिन देखकर इसे गांव में छोड़ाऊंगा। मेरे बस की नहीं है इसके साथ रहना। कुछ दिनों बाद रवि के ऑफिस में उसका बॉस कहता है, अरे वाह रवि, मान गए, तुम तो बहुत ही फुर्ती से काम करते हो। देखो आधा ऑफिस तो खराब सेहत का बहाना बनाकर छुट्टी पर चला जा रहा है। मैं ना तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ, आज से तुम मैनेजर और सैलरी भी पूरे 10,000 बढ़ गई। रवि को तो अंदाजा ही नहीं होता कि उसे सिर्फ ठीक से काम करने के लिए 10,000 ज्यादा मिल रहे हैं। फिर क्या था, एक दिन, क्या बात है रवि, तुम्हारे कपड़े तो चमकते रहते हैं। आज तो क्लाइंट से मिलने तुम ही जाओगे, और अगर बिजनेस ले आए तो 10% तुम्हारा। अब तो क्या था, ऑफिस के सारे लोगों की नजर सिर्फ रवि पर ही रहती। यार भाभी जी को बोलना हम लोगों के लिए भी डिब्बा भेजा करे। इतना हेल्दी खाना, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। यार तू तो सारा दिन काम करके भी सारी न्यूट्रिशन खाता है, तभी तो इतना हेल्दी रहता है। अब रवि को लगता है कि उसकी बीवी गांव की ही सही, लेकिन खाना बनाने और खिलाने के मामले में ठीक ही है। उस दिन वो घर जाता है और बीवी से प्यार से बात करता है। सुनो, मैं सारा दिन घर पर नहीं रहता हूँ, तुम चाहो तो कुछ पढ़ लिख लो अगर मन है तो। साधना खुश हो जाती है। हाँ जी, मैंने ना होम साइंस में बीए किया है, शहर से एमए करने का मन है। मैं ना कंप्यूटर भी चलाना सीखना चाहती हूँ, अगर आप कहें तो। अरे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, जाओ सीख लो। वैसे भी तुम्हारे कारण मेरे पैसे बढ़े ही हैं, तो उसमें से थोड़े तुम पर लगा दूंगा। चलो क्या बनाया आज, खाना तो खिलाओ। साधना पति को खाना देती है और खुश हो जाती है कि कम से कम उसे उसका पति अपने साथ तो रखेगा। अगले रोज से वो कॉलेज जाना शुरू कर देती है। शाम को क्लास होते हैं। फिर एक दिन, क्या बात है, मेरे ऑफिस में तो अब सभी के चेहरे रवि की तरह चमक रहे हैं। हाँ बॉस, अब हम सब ना ऑनलाइन खाना मंगा रहे हैं। पता है कितना अच्छा खाना है, बिल्कुल रवि के घर जैसा, मज़ा ही आ जाता है। तुम लोग हज़ारों लगाकर खाना खाते हो और मैं फ्री में। ये तो है, पर अच्छी सेहत के लिए पैसे खर्च तो होते ही है ना। दूसरी ओर साधना दिल लगाकर कंप्यूटर और कॉलेज की पढ़ाई करती है। एक रोज, अरे साधना, क्या करती रहती हो सारा दिन किचन में, कितना खाना बनाती हो? मैंने ना एक साइड बिजनेस शुरू किया है। वो क्या है ना, शहर के लोगों को घर की उगी सब्जी और चूल्हे की रोटी के साथ दही मक्खन वाला खाना ऑनलाइन दे रही हूँ। पता है, ये साइड मैंने खुद ही बनाया है, वो भी हिंदी में। देखिए तो कैसा लगा। रवि को तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बीवी वो काम कर रही है जो कभी बड़े बिजनेसमैन किया करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता कि कहीं उसकी बीवी सर पर ना चढ़ जाए। फिर अगले रोज, क्या बात है, तुम और सुट में? तुम तो पल्ला रखकर साड़ी पहना करती थी ना, अब कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे मम्मी पापा? क्यों भाई, पैसा आ रहा है अब तो, है ना? अरे नहीं जी, वो क्या है ना, कॉलेज में सब हंसते थे तो सासू माँ ने खुद ही कहा है सूट के लिए। फिर साड़ी पहनकर काम करने में दिक्कत हो रही थी। बाकी जी पैसा तो आ ही रहा है। वो क्या है ना, गांव में सब बोलते थे
कि कंप्यूटर से पैसा कमा सकते हैं लेकिन चलाना ही नहीं आता था। वो तो भला है आपका जो आपने सिखा दिया। रवि को समझ में आ जाता है कि उसकी ऑफिस वाले जो चमक रहे हैं वो खाना कहाँ से आ रहा है। वो नहीं चाहता था कि उसकी सिवा ऑफिस में कोई और भी अच्छा लग सकता है। वो सोच लेता है कि वो साधना का काम चलने नहीं देगा। फिर एक रोज़ जब साधना घर में नहीं होती, वो कंप्यूटर से सारा डेटा डिलीट कर देता है और आराम से ऑफिस चला जाता है। यार पता नहीं आज ऑनलाइन में क्या आएगा खाने में, बहुत भूख लग रही है। हाँ यार, मैंने भी जब से इस होटल से खाना मंगवाना शुरू किया है वक्त पर भूख लगती है। आज नहीं आएगा किसी का खाना। आज खाना वाना नहीं आने वाला। जाओ वो नुक्कड़ में जो छोले भटूरे मिलते हैं ना, वही खा लो। अरे नहीं, अब तो वो किसी हाल में नहीं खाए जाएंगे। वैसे तुम्हें कैसे पता कि खाना नहीं आएगा? क्योंकि वो खाना मेरे ही घर से आता था। मेरी वाइफ ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ऑनलाइन डिलीवरी का काम शुरू किया था, पर अब मैं नहीं चाहता कि वो काम करे। रवि की बात उसका बॉस सुन रहा था। यार ये तो बहुत अच्छा है कि तुम्हारी वाइफ भी कमा रही है। वैसे तो अब हम सबको मिलना है तुम्हारी वाइफ से। तभी ऑफिस में खाने का डिब्बा आ जाता है। रवि को हैरानी होती है कि खाना कहाँ से आया। वो शाम को घर आता है। अरे पता है क्या हुआ जी, आज न जाने कैसे मेरे कंप्यूटर का सारा डेटा उड़ गया था। बड़ी मुश्किल से खाना भेजा। अच्छा, पर तुम्हें डेटा मिला कैसे? वो ना डेटा कंप्लीट डिलीट नहीं हुआ था, तो मैंने रिसाइकल से वापस फोल्डर में डाल दिया। रवि को समझ में आ जाता है कि उसकी बीवी भले गांव की थी, लेकिन अब अपनी मेहनत से वो बहुत आगे निकल गई है। पता है जी, मेरा खाना जहाँ जाता है ना, उन लोगों ने मुझे कल सम्मानित करने के बुलाया है। आप मुझे ले चलेंगे ना? रवि अगले रोज बीवी को लेकर ऑफिस जाता है, जहां उसकी बीवी की सब बहुत तारीफ करते हैं और उसे फूलों का गुलदस्ता देते हैं। मान गए साधना जी, आपके हाथ में जादू है। वैसे कैसे बना लेती हैं आप इतना अच्छा खाना? साधना को पहली बार पता चलता है कि वो उसके पति का ऑफिस है। मेरे पति ने मुझे गांव की होते हुए भी शहर में आगे बढ़ने का मौका दिया। वैसे खाना ना स्वास्थ्य के लिए बने तो हमेशा अच्छा ही लगता है जी। धन्यवाद। सभी तालियां बजा रहे होते हैं और रवि जिस बीवी को कल तक गांव छोड़ने की सोच रहा होता है, अब उसे घर की रानी बनाकर रखता है, उस पर गर्व महसूस करता है। प्रयाग में रहने वाला सुरेश का परिवार अपने बेटे को लड़की दिखाने ले जाता है। बेटा सूरज लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। मुझे ना कुछ पूछना है, ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से सूरज की शादी कोयल से हो जाती है। लेकिन अगले दिन कोयल की आवाज़ जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। कोयल, ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सूरज को समझते देर नहीं लगती है कि जिस कोयल की कू कू की आवाज़ वो सुनना चाहता था, वो तो तोतली निकली। अब क्या था, सूरज सर पकड़कर बैठ जाता है कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे सूरज बेटा, बहू रानी क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? सूरज कुछ बोलता उससे पहले ही कोयल बोल पड़ती है। अरे चाचा माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिना वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे माँ, ये तोतली है, तोतली। मेरे तो भाग्य ही फूट गए माँ। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जीवन भर कलो मेला बाबू मेला छोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो। मैं अपने दोस्तों के सामने इसे कैसे लेकर जाऊंगा? सूरज को परेशान देखकर कोयल हंसती है और कहती है, अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुप रहा करूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेरे को चुप लेने को बोलते थे। सूरज और उसकी माँ को कोयल का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन सूरज और कोयल सूरज के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ सूरज कोयल को समझा कर जाता है कि उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज़ नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। सूरज की दोस्त की बीवी
कोयल से उसका नाम पूछती है कि तभी सूरज बोल पड़ता है। कोयल नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी कोयल से सवाल करता, जवाब सूरज देता। कोयल को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कि कहीं कोयल उसके तोतलेपन की पोल ना खोल दे। अरे भैया क्या बात है, जब से आप लोग आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी, कहीं गूंगी तो नहीं है ना? कोयल को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे सूरज की बात भी याद रहती है कि उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं नहीं भाभी, कोयल नाम है मेरी बीवी का, कोयल। और कोयल भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी सूरज की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार कोयल को देख रहा होता है। वो सोचता है कि कैसे भी करके वो कोयल की आवाज़ सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा धीरे से प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे कोयल के पैर के नीचे छोड़ देता है। अब क्या था, जैसे ही नकली चूहा कोयल के पैर से टकराता है, कोयल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तुआ तुआ, अले अले पकड़ो पकड़ो, तुआ ने काट लिया। बच्चा कोयल के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। सूरज का मुंह उतर जाता है कि तभी भाभी सूरज को समझाती है। अरे सूरज, तुम्हारी कोयल तोतली बोलती है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो सिर्फ इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तोतली है। अरे कोई बात नहीं सूरज भैया, तोतलापन अब लाइलाज नहीं है। आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। हाँ अच्छा भाभी, तब तो ज़रूर मैं इसे कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, और फिर मेरी कोयल सच में कोयल की तरह बोलेगी। हमें आपकी बेटी सीता बहुत पसंद है भाई साहब, बस अच्छा सा मुहूर्त देखकर बच्चों की शादी करवा देते हैं। जी बहन जी, जैसा आप ठीक समझे। बस एक विनती है आपसे, मेरी बेटी घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, अगर आप शादी के बाद भी उसे बच्चों को पढ़ाने देंगी तो इसका मन लगा रहेगा। अब माफ़ करिए भाई साहब, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। भगवान की कृपा से मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है और हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरा मानना है कि बहुओं पर घर के कामकाज ही शोभा देते हैं। अब ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। कुछ दिनों के बाद सीता की शादी देव से हो जाती है। अरे बहू, आज शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आने वाली है। और देख, सारे जेवर ध्यान से पहनना, मेरी इज्जत का सवाल है। अगर कोई तुझसे कुछ पूछे तो उसका तमीज से सोच समझ कर जवाब देना। उन औरतों के सामने नाक मत कटा देना। जी माँ जी, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। शाबाश, ये हुई ना बात। ठीक है, मैं जरा शर्मा जी की दुकान से कुछ सामान ले आती हूँ। हाथ में थैला लिए सुमित्रा चली जाती है। फिर शाम को सभी औरतें सीता को देखने आती है। तेरी बहू तो बहुत सुंदर है सुमित्रा। आखिर मेरी बहू है, सुंदर तो होगी ही। वैसे भी कमाओ बेटा, और सुंदर बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। अरे सुंदर होने से क्या होता है, दूसरे गुण भी तो होने चाहिए ना। अब मेरी बहू को देख लो, घर के काम के साथ साथ एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती है। तेरी बहू भी तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। सुना है तू अपने मायके में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अरे तू चाहे तो यहाँ भी बच्चों को पढ़ा सकती है। अरे नहीं नहीं, अपनी बहू से ये सब करवाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे सुमित्रा, हम औरतों ने तो अपनी जिंदगी बिता ली, लेकिन आजकल की बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए।
और फिर बुरा वक्त कह के तो नहीं आता। घर में ज्यादा कमाई आने से तंगी कोसों दूर रहती है। हाँ रे, ये तूने एकदम सही बात कही मीना। अच्छा सुमित्रा, अब हम सब चलते हैं। ठीक है ठीक है। सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। अरे कैसी पागल औरतें हैं, पैसों की लालच में अपनी बहुओं से नौकरी करवाती है। देख, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। अब रात का खाने का वक्त हो गया है, खाना बना ले। फिर कुछ दिनों के बाद, हे भगवान, ये क्या, तू फिर से फेल हो गया? अरे नालायक, हम लोग तेरी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करते हैं और तू नाश पिटिया हर बार फेल हो जाता है। अब क्या होगा? अरे तेरी मोटी बुद्धि में कुछ घुसता भी है या नहीं? मैं क्या करूं माँ, मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई करता हूँ, पता नहीं कैसे फेल हो जाता हूँ। ए नकुल, मुझे मत सिखा, अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे मैं। सारा दिन यहाँ वहाँ मटर गश्ती करते रहता है और उसके बाद घर में अपने कमरे में बैठा पापा जी खेलता रहता है। अरे माँ, उसे पबजी कहते हैं। हाँ हाँ, चल मुझे मत सिखा। तभी सीता वहां आ जाती है। माँ जी, आप चिंता न करिए, आज से नकुल की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अरे बहू, तू कहाँ से इसे पढ़ाएगी है? ये कॉलेज में जाता है, इसकी पढ़ाई तेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली। आप इसकी फिक्र मत करिए, मैं देख लूंगी। मैं कल ही नकुल को पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। जैसे तेरी मर्जी, तू भी हाथ पैर मार के देख ले बहू। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। अगले दिन से सीता नकुल को पढ़ाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते कुछ महीनों के बाद नकुल के इम्तिहान आ जाते हैं। सब कुछ अच्छे से याद है ना? कोई गड़बड़ मत करना। अरे भाभी, आप चिंता मत करिए, आपके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिनों के बाद नकुल की परीक्षा का रिजल्ट आता है। मामा देखो, मैं कितने बढ़िया नंबरों से पास हुआ हूँ। अरे वाह बहू, इस मंद बुद्धि को पास करवा के तूने तो सच में कमाल कर दिया। अगर तू नहीं होती तो इस नालायक का क्या होता। भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे एक पढ़ी लिखी बहू दी है। अरे माँ जी, अब तारीफ करना बंद करिए और नकुल के पास होने की खुशी में मिठाई खिलाइए। हाँ हाँ, अभी खिलाती हूँ। शिक्षा, हमें कभी भी काबिल इंसान की काबिलियत पर संदेह नहीं करना चाहिए। ये कहानी आप लोगों तक लाने का एक खास मकसद है। इस कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे विपरीत हालात आपके हक में आ सकते हैं। हर वक्त एक सा नहीं होता, लेकिन जीवन जीने की चाह वक्त को और भी अच्छा बना सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करें। रामपुर गांव में एक लड़की रहती थी, नाम था राधा। राधा को पेंटिंग का बहुत शौक था। एक दिन राधा की माँ कहती है, राधा, अरे ओ राधा, तेरे तो भाग्य खुल गए बेटा। शहर से एक बहुत बड़े पैसे वाले परिवार से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। फिर क्या, गांव की राधा की शादी हो जाती है शहर के प्रिंस से। शादी के अगले दिन, अरे राधा, क्या सारा दिन सोती रहेगी? बाहर आ और पूरे घर में झाड़ू बुहारू कर। राधा आंखों को मीचती बाहर आती है। पर अभी तो माँ सिर्फ सुबह के 4 बजे हैं। आय हाय, सुबह के 4 क्या सुबह नहीं होती? अरे गांव की बहू हमने लाई ही थी इसलिए कि वो सुबह वक्त पर उठे, नहीं तो क्या शहर में लड़कियों का अकाल पड़ा था। चल अपने ये शादी के जोड़े बदल और काम पर लग जा। राधा को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन उसे लगता है कि शायद पति को वो ये सारी बात बताएगी तो वो कुछ करेंगे। लेकिन शाम को, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो। आप ये मत सोचना कि मैं आपकी माँ की बुराई कर रही हूँ, लेकिन आपकी माँ का व्यवहार मुझसे किसी सास की तरह नहीं, बल्कि ऐसा है कि वो कोई मालकिन है और मैं नौकरानी। अच्छा, तो ये बात है। वो कमरे से बाहर जाता है और सीधा माँ को ले आता है।
माँ देखो तो, ये मुझसे आपकी बुराई कर रही है। कहती है कि आप उसे यहाँ नौकरानी की तरह रखते हो। अच्छा, तो ये गांव की गवार हमारे घर में लड़ाई करवा रही है। अरे मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ही भड़का रही है। ज्यादा दिमाग लगाएगी ना तो घर भेज दूंगी और कर दूंगी अपने बेटे की दूसरी शादी, समझी? अरे भेज ही दो माँ, तब इसका दिमाग ठिकाने आएगा। और वैसे भी मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। प्रिंस के मुंह से ये बात सुनकर राधा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब सारा दिन घर का काम करना, खाना भी उसे उसकी सास एक वक्त का ही देती। लेकिन एक दिन माँ, ओ माँ, प्रिंस एक लड़की को साथ लेकर आता है। अरे बेटा, ये सुंदर सी लड़की कौन है? बस कपड़े ही छोटे हैं इसके, बाकी तो परी लग रही है, परी। माँ ये मेरी दोस्त है, आज से ये मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। राधा, तुम अपना बिस्तर आज से ड्राइंग रूम में लगा लो। भले ही राधा सीधे सादे परिवार से थी, लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान की बात थी। वो पति से कहती है, देखिए जी, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे वाह, तुझे समझ भी है कि क्या सही है और क्या गलत। समाज में उठने बैठने लायक भी है क्या तू? फिर वो उस लड़की से कहती है, आओ आओ बेटा, मैं आरती लेकर आती हूँ। लड़की मुंह बनाकर कहती है, राधा, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती हो। प्लीज मुझे यहाँ रहने दो, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, सारा काम करूंगी और तुम लोगों की जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगी। ठीक है, जा, अब यहाँ हमें परेशान मत कर, समझी? राधा अपना सारा सामान लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और अपना तनाव कम करने के लिए पेंटिंग बनाने लगती है। अब राधा सारा ही घर का काम करती और अपने कमरे में जाकर चुपचाप पेंटिंग करने लगती। एक दिन राधा के पास उसकी माँ का गांव से फोन आता है। राधा, मुझे पता है कि तू इतनी खुश है कि माँ बाप की याद भी नहीं आती तुझे। राधा माँ की बात सुनकर रोने लगती है। अरे रो मत बेटा, तुझसे बस ये कहना है कि तेरे पापा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हो सके तो एक दिन के लिए उन्हें देखने आ जा। राधा परेशान होकर अपनी सास के पास जाती है, जहाँ प्रिंस की नई बीवी उसके साथ बैठी होती है। माँ, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या 2 दिन के लिए मैं अपने पति के साथ गांव जा सकती हूँ? शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपना पति कहने की? हाँ, और तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? नहीं, कहीं नहीं जाना है। राधा चुपचाप वहाँ से चली जाती है और प्रिंस से बात करती है, लेकिन वो भी माँ और अपनी नई बीवी की ही भाषा बोलता है। 3 दिन बाद राधा के गांव से खबर आती है कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। राधा अब शांति से अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है कि उसकी सास आ जाती है। अरे ये कमरे की हालत क्या बना रखी है, और ये क्या दिन भर पेंट करती रहती है? अब रोना बंद हो गया हो तो बाहर आकर काम भी कर लो महारानी। ये बोलकर वो कमरे से चली जाती है। पिताजी, मैं भी आपके पास आ रही हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। ये बोलकर राधा जहर खा लेती है। क्या जीवन से हार कर लिया गया राधा का ये कदम सही था, या फिर एक नया ही सवेरा उसका इंतजार कर रहा है? वैसे तो दिव्या एक बहुत ही संस्कारी और अच्छी बहू थी, लेकिन जैसे ही होली का त्योहार शुरू होता, दिव्या का व्यवहार भी अजीब हो जाता। माँ जी, क्या मैं आपकी बालकनी में जाकर थोड़ी कपड़े सुखा लूं? दिव्या के हाथ में रंग से भरे गुब्बारे वाली बाल्टी होती है। अरे हाँ बहू, क्यों नहीं, जाओ जाओ। दिव्या सास की बालकनी से जाकर नीचे खड़े लोगों पर रंग डाल देती है, जिसके बाद बहुत सारे रंगे हुए लोग उनके घर लड़ने आ जाते हैं। अरे सरिता बहन, आओ जरा बाहर, आज तो तुम्हारी खबर ले। अरे आओ आओ मीरा बहन, क्या बात है, आज तो तुम सारे मेरे घर, और वो भी होली के रंग में। होली तो परसों है ना? अरे सरिता बहन, इतनी भोली ना बनो, हमारे इतने महंगे कपड़ों पर तुमने ही तो रंग फेंका है। हाँ बहन जी, गुब्बारे तो आपकी ही बालकनी से फेंके गए हैं। फिर सारे मिलकर कहने लगे, हाँ, तुमने ही हम पर रंग फेंका है।
हाँ हाँ, तुमने ही हम पर रंग फेंका है। दिव्या की सास समझ जाती है कि ये काम दिव्या का ही है। सरिता सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है और सबको विदा करती है। अगले दिन दिव्या बड़ी सी बाल्टी में रंग भरकर पड़ोसी के दरवाजे के सामने रख देती है। पड़ोस में रहने वाली राधिका सुंदर से कपड़े पहनकर शादी में जाने को तैयार थी, लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है, रंग भरी बाल्टी से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसे चोट भी लग जाती है। हाय रे हाय, मर गई रे। ये बाल्टी यहाँ किसने रखी? 4 दिन पहले से किसे होली खेलने का शौक चढ़ गया। मेरी साड़ी नई साड़ी की ऐसी की तैसी कर दी। तभी राधिका को ध्यान आता है कि ये बाल्टी सरिता के घर की है। वो बाल्टी लेकर सरिता के घर उसी हालत में जाती है। अरे सरिता बहन, जरा बाहर निकलो। कहाँ छुपी हो? अरे अब छुपकर कोई फायदा नहीं, बाहर आओ बाहर। अरे राधिका बहन, क्या हुआ? क्यों भड़क रही हो? और ये तो मेरी बाल्टी है, लाओ लाओ मेरी बाल्टी मुझे दो। हाँ हाँ, लो ना तुम्हारी बाल्टी, अच्छे से देती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी बाल्टी। इतना कहते हुए राधिका रंगों से भरी पूरी बाल्टी सरिता पर उड़ेल देती है। अब सरिता के साथ उसका पूरा घर काले पीले रंगों से गंदा हो जाता है, जिसके बाद सरिता को गुस्सा आ जाता है। राधिका के जाने के बाद सरिता जोर जोर से दिव्या को आवाज देती है। दिव्या, कहाँ मर गई? बहुत हो गया, अब तो बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। कहाँ मर गई दिव्या? दिव्या बाहर आती है और सरिता को रंगा पूता देख जोर जोर से हंसने लगती है। मजा आ गया। माँ जी, आपकी होली तो मन गई। कैसी भूतनी लग रही हैं आप। देख दिव्या, मुझे सब पता है। तूने ही नीचे जा रहे लोगों को मेरी बालकनी से रंग भरे गुब्बारे फेंके थे, और तूने ही राधिका बहन के घर के सामने रंगों से भरी बाल्टी रखी थी। इस बात के लिए सबक तो मैं तुझे बाद में सिखाऊंगी, लेकिन पहले तू जरा ये सारा घर साफ कर। जब सफाई से कमर टूटेगी ना, तब पता चलेगा। शाम तक सफाई कर दिव्या काफी थक जाती है और सो जाती है। सुबह जब दिव्या सोकर उठती है और जैसे ही मुंह धोने के लिए पानी अपने मुंह पर डालती है, तो वो तो रंगों वाला पानी होता है, जिससे उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है। वो साफ पानी लेकर जैसे ही बाल्टी अपने सर पर डालती है, पूरी रंगों की बाल्टी से वो रंग जाती है। दिव्या को समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है। वो बाहर से जैसे ही घर के अंदर घुसती है, दरवाजे के ऊपर अटकी रंगों से भरी बाल्टी फिर उसके ऊपर गिर जाती है और बाल्टी उल्टी होकर उसके सर पर अटक जाती है। हाय हाय, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना कहकर दिव्या नहाने जाती है। बाहर आकर हाय रे हाय, बड़ी मुश्किल से घंटों रगड़ कर रंग निकाला है। न जाने ये किसने किया है मेरे साथ। हाय रे हाय। अरे दिव्या बहू, जरा जल्दी से कुछ खाने को बना, बड़ी जोर से भूख लग रही है। तूने तो आज बड़ी देर कर दी। हाय रे माँ जी, पूरे शरीर का कोना कोना दर्द हो रहा है। एक तो कल पूरा घर साफ करने में कमर टूट गई, फिर आज सुबह से खुद को साफ कर रही हूँ। अब तो शरीर में जरा भी दम नहीं बचा। क्यों? तुझे तो होली में लोगों को परेशान करना बहुत पसंद है ना? लोगों के अच्छे कपड़े खराब करना, ऑफिस जा रहे लोगों को गीला कर देना। क्या कभी सोचा है कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी? दिव्या कहराते हुए कहती है। हाँ माँ, हाँ। हाय रे हाय, मैं समझ गई। त्योहारों का मजा उसे अच्छे से मनाने में है, ना कि लोगों को परेशान कर मजे लेने में। माँ, मैं आज की बात किसी को होली में ऐसे परेशान नहीं करूंगी।